हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी क्लासेस। 3 चैप्टर्स हम फिजिक्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 4th चैप्टर जो है वहां से न्यूमेरिकल्स थोड़े से इजी हो जाते हैं। फिजिक्स में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है वहां तक न्यूमेरिकल्स थोड़े से टिपिकल रहते हैं। यहां से न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे। आप नंबर ऑफ स्लाइड्स या वीडियो की लेंथ मत देखिएगा, आप बस ये देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितना इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आपके फिजिक्स में 4th चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक इज बायोट-सावर्ट लॉ। फर्स्ट टॉपिक इज बायोट-सावर्ट लॉ। सो बायोट-सावर्ट लॉ जो है फिजिक्स का बेसिक एक फॉर्मूला है जो आपको ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब होता है। एक्चुअली ये R क्यूब होता है, यहाँ R स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। देखिए बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल क्यू। अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो जिसके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी लीनियर बढ़ती है। अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी 0 नहीं है तो पहले स्टेटमेंट चूज कीजिए यहां से। तो लास्ट वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, फर्स्ट वाला भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट वाले में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। फिर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखनी है तो चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के पैरेलल होनी चाहिए। तो थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वापस से बोल रहा हूं, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर यूनिफॉर्म रखना है बच्चा, तो उस केस में उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दैट शुड बी पैरेलल टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड is applied to a stationary charge then the charge experiences। हाँ जी भाई, ये जो 4th चैप्टर है, ये 4th चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है इस पॉइंट से कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भी मूविंग चार्ज की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी मूविंग चार्ज पे ही लगाएगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेशनरी चार्ज से डेवलप हो जाए और स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाए। ठीक है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी अगर चार्ज स्टेशनरी है तो। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, उससे पहले हम दो फॉर्मूले जान लेते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ का मेन फॉर्मूला है आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ की। एप्लीकेशन बच्चा आपके सिलेबस में एक ही है, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। देखिए, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग होगी जिसका रेडियस फॉर एग्जांपल a होगा, और x डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे हम dl एलिमेंट ले लेंगे, तो इसका फॉर्मूला फाइनल जो निकल के आता है बच्चा, दैट इज म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, चलो यहां पे रेडियस एक की बजाय R ले लो, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आपने अलग अलग फॉर्म में एक फॉर्मूला देखा होगा, ये भी एक फॉर्मूला है जो फाइनली निकल के आता है। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट पे है। एक और सिचुएशन है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे निकल के आती है दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये दो फॉर्मूले इस वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। ठीक है, तो B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी लूप के सेंटर पे, तो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई गिवन नहीं है कि उसका रेडियस कितना है या करंट कितना है, तो हमने करंट I मान लिया और रेडियस स्मॉल r मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स रेडियस
ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2। ठीक है, क्या बोला गया है कि सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, लेकिन आप किसी अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं, जिस एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, मींस ये सर्कल है, इसके सेंटर से इस एक्सियल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो √3 × r है। r रेडियस है सर्कल का। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है वो B2 है। तो देखिए फॉर्मूला मैं एक्सियल वाला निकालता हूं, लगा देता हूं, दैट इज μ0 I into r square, r is the radius of the circle, and 2 into x square plus r square की पावर 3/2 है, तो हम x की जगह ये लिखेंगे, सो इट विल बी √3 into r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, μ0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, आपके पास √3 का 3r का स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो देखिए 3 पे से स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, 3 और r पे स्क्वायर आ जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर r स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो ये जो 4r स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको कैसे लिखा जाएगा, कई बार बच्चे नहीं लिख पाते हैं। 4r स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको आप लिख लीजिए 4r स्क्वायर की पावर 1/2 × 3, या मैं कहूं होल पावर 3। तो पहले तो रूट ले लीजिए इसका। ठीक है, 4r स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर का रूट आ जाएगा बेटा 2r, क्योंकि स्क्वायर से r के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, और 4 का रूट 2 हो जाएगा 2r, और इसका क्या करना है बेटा क्यूब। तो अगर इसका क्यूब करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी μ0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2r का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको जरा एक्सपेंड कर दीजिए आप, μ0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2r का होल क्यूब क्या होगा बेटा, 2 का क्यूब होता है 8r क्यूब। ठीक है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एज इट इज बचा रहा, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर इस पे इक्वेशन 2 भी नाम देने की जरूरत नहीं है इसको, B2 इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई μ0 I अपॉन 2 × 8r, और μ0 I अपॉन 2 × r, ये वैल्यू आपकी B1 है। तो 8 सिर्फ वहां बच जाएगा, दैट मीन्स B2 विल बी इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई 8। सो इट विल बी हैव आंसर दैट इज 8:1। ये आपके पास B2 इज इक्वल टू B1 बाई 8 है। अगर आप यहां से वैल्यू निकालोगे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, ये 8:1 हो जाएगा। पूरा एक्सप्रेशन समझ लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट वन। 2 स्मॉल स्क्वायर लूप दिए हुए हैं आपको, सॉरी सर्कुलर लूप दिए हैं, जिनका रेडियस इक्वल है, करंट इक्वल है, और इनकी वजह से इस वाले पॉइंट पे जो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी इन सर्कुलर लूप से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या मिलेगी हमें, वो निकालते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि यहां पे अगर आपको करंट का डायरेक्शन नजर आ रहा हो तो करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े तो क्योंकि करंट ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, इसमें हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट कर रहा है वहां फिंगर्स रखेंगे और थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। जब भी करंट सर्कुलेट करता है तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाया जाता है। सर्कुलेटिंग करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रोटेट करेंगे और थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो देखिए सर्कुलर लूप ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ गई। इसको मैं B1 नाम दे दूं क्योंकि ये लूप 1 है। अब 2 की बात करेंगे बेटा, 2 में जो करंट है वो ऐसे सर्कुलेट कर रहा है इधर, तो ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो मैंने सर्कुलेटिंग डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, थंब ऊपर लेके गया, तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड 2 का। दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B नेट इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। cos 90 क्योंकि 0 होता है, सो इट विल बी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये वैल्यू पूरी 0 हो गई आपके पास। अच्छा इस केस में बेटा B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B है। सर आपको कैसे पता कि ये B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनेशन में। देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लीजिए एक्सियल पॉइंट के लिए। फॉर्मूला है μ0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
अब देखो इस वाले फॉर्मूले में आप देखो तो दोनों लूप के लिए जो करंट है वो सेम है, दोनों लूप का रेडियस भी सेम है, दोनों ही लूप से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो डिस्टेंस मतलब एक्स भी सेम है। तो अगर सब कुछ सेम है भाई तो बी की वैल्यू भी तो सेम होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है, दोनों को बी के इक्वल रख दिया तो यहां क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 2b स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा b अंडर रूट 2। ठीक है, और b की वैल्यू आप यहां से उठा के रख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। लॉन्ग वायर कैरीज स्टेडी करंट इज बैंड इनटू सर्कल। आप देखिए लैंग्वेज में ये क्वेश्चन फंसा रहा है बस, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर लूप है बेटा, इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस स्मॉल आर है। इसका आपने क्या किया, सर्कुलर लूप है, एक ही सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। आपने क्या किया, इस सर्कल जिस भी मटेरियल से, जिस भी वायर से इस सर्कल को आपने बनाया था, उस वायर को आपने सीधा किया और इस बार आपने इसके 2 टर्न बना दिए। ठीक है, एक के बाद एक, मतलब कुछ ऐसे बना दिए, इस तरह से 2 टर्न बना दिए। जहां पहले 1 टर्न था अब यहां पे 2 टर्न आ गए। मान लीजिए 2 टर्न यहां पे आ गए। क्या ये बोला है बैंड 2 नहीं, इसने एन टर्न्स की बोला, हम 2 मान लेते या एन ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बेटा कि अगर आपने एक वायर लिया, ठीक है, वायर को मोड़ के आपने एक सर्कल बनाया, अच्छी बात है। अगर आप चाहो कि उस वायर के कई सारे टर्न बना दो उसी सेम वायर के, तो क्या आपको लगता है कि सेम रेडियस के टर्न बनेंगे? नहीं, उनका रेडियस अब कम हो जाने वाला है। देखिए जरा मैं आपको वायर से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वायर है बेटा, ठीक है, मैंने इसका एक टर्न का लूप बनाया तो ये बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं चाहूं कि इसके मैं कई सारे टर्न बना दूं, तो देखिए 2 टर्न बनाने के लिए जब मैंने 2 टर्न इसी वायर से बनाए तो क्या इसका रेडियस छोटा हो गया है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, मैं अगर इसके 3 टर्न बनाना चाहूं, बन जाएंगे वैसे तो, 3 टर्न बनाना चाहूं इसके, तो 3 टर्न बनाने में इसका रेडियस और ज्यादा छोटा हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे इसका रेडियस कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन रेडियस जो है, जो नया रेडियस मिलेगा वो n टाइम्स कम हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहां पे, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? तो देखिए आप सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, और क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n का मल्टीप्लाई हो गया, इस केस में रेडियस भी n टाइम्स कम हो गया। ठीक है, n का आपने n से मल्टीप्लाई किया तो b इज इक्वल टू, या b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर b, जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर। 2 लूप है बेटा, ठीक है, P एंड Q, उनका रेडियस है 2:3। तो देखिए बना लेते हैं भैया, ये छोटा वाला P है, ये P है, और ये बड़ा वाला Q है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ P और रेडियस ऑफ Q का रेशियो है 2/3 का। अब आपसे क्या बोला है? Q मतलब बड़ा वाला, इसमें करंट है 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज में। आपसे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट कॉमन सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो हो जाए तो P के पास क्या होना चाहिए? भैया सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होता है? मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो तब होता है जब दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बने। सेम डायरेक्शन में बनेगी तो ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट क्या मिलेगा आपके पास इसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ढूंढो, तो देखो एक तो क्लॉकवाइज ये रहा, एक क्लॉकवाइज ये, एक क्लॉकवाइज ये, बहुत बढ़िया, तो 3 क्लॉकवाइज दे दिए। अच्छा, अब करंट की वैल्यू क्या हो सकती है? छोटा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल में अगर 9 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो छोटे वाले सर्कल में 9 एम्पियर नहीं चाहिए। छोटे वाले सर्कल में 9 से कम में काम चल जाएगा, तो 9 से कम 3 भी है और 9 से कम 6 भी है, तो कौन सा होना चाहिए? तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा P यहां पे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड Q भी बनाएगा, तभी, लेकिन बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू नॉट आई P डिवाइडेड बाई 2RP इज इक्वल टू म्यू नॉट IQ डिवाइडेड बाई 2RQ। 2 से 2, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। आपको वैल्यू चाहिए P में फ्लो होने वाले करंट की, तो आपके पास क्या आ गया?
आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इंटू आर पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब आई करंट क्यू में कितना है 9 है, पी का P बाई क्यू ये क्या है बेटा, ये आपके पास 2/3 है, इसको कैंसिल करोगे 6 एम्पियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, को एक्सियल लूप्स है L1 एंड L2, रेडियाई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और स्मॉलर लूप छोटे वाले में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो ही रहा है। आपको बड़े वाले लूप में करंट बताना है ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे 0 कब हो सकती है, इसमें जो करंट फ्लो है वो ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ही कैंसिल होकर 0 हो सकती है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होगी। उसके लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा बेटा, उसके लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आ गया, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि इस सर्कुलर लूप से आपको इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या ये सेंटर जो है इन सर्कुलर लूप के लिए क्या ये एक्सियल पॉइंट नहीं है, जी हाँ ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाइए और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इक्वल कर दीजिए, अपोजिट होगी तो अपने आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल। I1 आपको 1 एम्पियर दिया ही हुआ है, R1 इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 प्लस 16 25। समझ में आ गई बात, तो 25 की पावर 3/2 इधर है इज इक्वल टू I2 आपको निकालना है डिवाइडेड बाई, यहां पे आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहां पे एक और चीज है, यहां पे R1 स्क्वायर और यहां R2 स्क्वायर भी आएगा, तो R1 स्क्वायर, R1 मतलब इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर 9 लिख लीजिए, सेंटीमीटर मत लिखिए, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब यहां पे R2 4 हो गया और x2 मतलब यहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस वो आपका 3 हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या ये 25 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, ये कैंसिल। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9/16 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वन, 2 सर्कुलर लूप है, ठीक है, और दोनों का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, कॉमन सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देख लीजिएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे तो डायरेक्शन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये आपके पास जो लूप है ये वाला, इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, सेकंड लूप है B2 ऊपर और फर्स्ट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, दोनों के बीच में मैग्नेटिक एंगल 90 डिग्री है, ये आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2B1 B2 cos थीटा होता है, cos थीटा 90 हो जाएगा, तो वो टर्म 0, ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्योंकि दोनों लूप में देखो करंट सेम है, दोनों लूप के रेडियस की बात नहीं की, आइडेंटिकल बोला है, हाँ आइडेंटिकल बोला है तो रेडियस भी सेम है, तो रेडियस सेम, मैग्नेटिक करंट सेम, ठीक है। जब रेडियस और करंट दोनों ही सेम है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B हो गया, तो यहां आ गया आंसर B अंडर रूट 2। B की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट I/2R अंडर रूट 2, ये आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके क्वेश्चंस डराते ज्यादा हैं, सॉल्व करने में आसान बहुत है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए एक बार, और वो क्वेश्चन आपको हल्का फुल्का वैसा क्वेश्चन या उसके आसपास कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ होना चाहिए, आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। सो यहां पे बच्चा शायद ये क्वेश्चंस, तो आपके यहां पे क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं सर्कुलर रिंग वाले। अब नाउ स्टार्ट्स विद एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ इज द इजी वे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ का सहारा लेते थे पहले चैप्टर में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर सर्कुटल लॉ का सहारा लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I करंट एनक्लोज्ड इन दैट सर्कल, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन।
एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका डेरिवेशन आप कर लीजिए एग्जामिनेशन में, हालांकि काफी सालों से देखा नहीं गया बट फिर भी आप एक बार कर जरूर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और फॉर्मूला बेस आते हैं। फॉर्मूला बहुत इजी है इसका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जिसमें स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट वन, दो वायर्स आपको दिए हुए हैं I1 और I2, ठीक है, और स्लाइटली अबव का मतलब है कि ऐसे हैं और ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे से, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, टच नहीं कर रहे हैं। तो टच नहीं कर रहे हैं तो आपको इन पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि किस रीजन में स्ट्रांग होगी। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक चीज कीजिएगा, चारों रीजन्स में दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब कैलकुलेट नहीं, फाइंड कर लीजिए। राइट हैंड थंब रूल लगा के फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल लगा के इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन चारों रीजन में दोनों का फाइंड करने के बाद ये देखिए किस रीजन में दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है। वापस से बोल रहा हूं, आप राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल लगा के दोनों वायर्स की वजह से चारों रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक है, और जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में हो ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में हो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ में आ गई बात? जहां ऐड हो रही होंगी डेफिनेट सी बात है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे अब आपके पास दो डायरेक्शंस दिए हुए हैं, मैं यहां बना लेता हूं। एक डायरेक्शन ये दिया हुआ है I1 और एक डायरेक्शन ये दिया हुआ है I2। आप एक काम करें, आपके पास एक काम है बहुत शानदार सा। सबसे पहले तो चारों रीजन्स में आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल वायर के बेसिस पे निकालते हैं। करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। ये जो पेन है, जो पेन का पॉइंट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो ये वाला जो रीजन है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ रही है यहां से, तो B2 जो है, जो बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां डॉट लगा दिया, यहां भी B2 की वजह से डॉट आ गया, यहां पे भी, यहां पे B2 की वजह से, देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो अंदर जब भी जा रही होगी क्रॉस लगेगा, यहां पे भी B2 क्रॉस। B2 मतलब वो कंडक्टर जिसमें करंट I2 है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर निकल रही है, यहां अंदर जा रही है। अब I1 की बात करते हैं। I1 में करंट ऊपर है तो थंब आपने ऊपर रखा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिंगर्स को रोटेट किया। अब देखो ये वाला जो रीजन है फर्स्ट और फोर्थ वाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, और ये जो वाला जो रीजन है सेकंड और थर्ड वाला, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो आप देखो यहां पे आपके पास B1 यहां अंदर जा रही थी मींस क्रॉस, B1 अंदर जा रही थी मींस क्रॉस, B1 यहां पे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मींस डॉट, बाहर निकल रही है मींस डॉट। अब देखिए इधर, अब समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए बहुत ही क्लियर वे में, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो रीजन है फर्स्ट वाला, आप सभी क्वाड्रेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस के लिए ये चीज लागू होती है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड एक डॉट है एक क्रॉस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैंसिल हो जाएंगी, और करंट सेम हुए तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और कैंसिल नहीं हुई तो सब्ट्रैक्ट तो हो ही जाएंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कम ही मिलेगा आपको। यहां पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहां ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऐड हो जाएंगी तो यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यहां वीक मिलेगी। ऐसे ही यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वीक मिलेगी, यहां क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, यहां स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो आपसे पूछा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी, तो एक तो देखिए सेकंड में होगी, और सेकंड ही आपको दिया है, थर्ड में नहीं होगी, फर्स्ट में भी नहीं होगी, सेकंड में होगी। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बना लीजिएगा, करंट के डायरेक्शन में बहुत सही चीज बता दी है मैंने आपको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको अगेन बोला मूविंग चार्जेस के क्वेश्चंस डराते ज्यादा हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने में कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपसे ये बोला गया है दो वायर्स हैं, आपको शायद नजर ना आ रहे हो, मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। एक वायर ये वाला है जिसमें डायरेक्शन ये है, दूसरा वायर ये वाला है जिसमें डायरेक्शन ये है, ठीक है। आपसे बोला है कि करंट किस पे जीरो होगा, CD वाली आर्म पे जीरो होगा, AB पे जीरो होगा, या OD और OB, OD मींस यहां से यहां OD और OB पे जीरो होगा, या AB और CD पे जीरो होगा, दोनों पे। लाइन से हमारा क्या मतलब है? हमारा तो कोई मतलब नहीं है लाइन से, हमारा मतलब है क्वाड्रेंट से, कि किस क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड
जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी अभी देखा जब करंट का डायरेक्शन एक प्लस वाई एक्सिस में होता है और एक प्लस एक्स एक्सिस में होता है, तो दोनों वायर्स की वजह से अगर आप निकालो तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, ये I1 ये I2। ठीक है, तो I1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, तो B1 यहां पे बाहर। ठीक है, यहां पे B1 बाहर, यहां पे देखिए यहां से ऐसे अंदर जाएगी घूम के, तो B1 अंदर क्रॉस और B1 अंदर क्रॉस। अब I2 की वजह से निकालते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो देखिए B2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, B2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, B2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, B2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर। अब देखो आपने लाइन बना दी बेटा, यहां पे ये लाइन बना दी, ये लाइन AB है, AB। तो देखो ये AB लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जा रही है। ठीक है, और दूसरी लाइन आपने बनाई यहां पे CD, दूसरी लाइन आपने ये बना दी CD, CD जा रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाने वाली लाइन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में, तो यहां तो जीरो होगा नहीं। जीरो कहां होगा? जीरो होगा जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से कौन सी लाइन जा रही है? AB जा रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन, दो कंडक्टर्स हैं आपके पास, 5 एम्पियर 8 एम्पियर करंट है, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3 मीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखिए इधर हमने यहां पे कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, कलर कुछ और ले लेते हैं। आपके पास प्लस एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर और प्लस वाई एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। आपको 2, -3, 2 मींस प्लस एक्स एक्सिस और -3 मींस माइनस वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू प्लस तो इस वाले रीजन में होती है सेकंड और फोर्थ में, और वाई की वैल्यू माइनस किस में होती है? फोर्थ में। तो आपको यहां कहीं निकालना है 2, -3 इस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा कि अगर दो कंडक्टर्स जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर y प्लस वाई और प्लस एक्स में होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप हो जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा, आपको याद नहीं है, तो आप सीख लीजिए। देखिए कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट आपने ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां ऐसे घुमाई तो इसमें अंदर जा रही है। अंदर का मतलब ये हो गया क्रॉस, किसकी वजह से? 5 एम्पियर की वजह से। अब 8 एम्पियर की बात करते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये भी क्रॉस। ये क्रॉस का मतलब कैंसिल नहीं है, क्रॉस का मतलब डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5 एम्पियर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 8 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम है, B = μ0I/2πr होता है। बस एक चीज को और याद रखिए, एक्स एक्सिस में बहने वाले करंट के लिए जो आप डिस्टेंस लेंगे वो y का लेंगे, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। वापस से सॉल्व ही कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए मैंने लिखा μ0 × I की वैल्यू बेटा आपके पास 5 / 2 × पाई × r। एक्स एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस y का आएगा कितना? 3 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 प्लस μ0, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, μ0 × 8 का मतलब y एक्सिस का करंट है। y एक्सिस से दूर ये वाला डिस्टेंस आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गया, तो 2 पाई × 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस केस में बेटा आपको जो है एक सर्कल और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप यहां पे कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली सर्कल और मैग्नेटिक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का। तो दोनों की वजह से जरा आप नेट मैग्नेटिक, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो सेंटर पे क्या आएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए पहले बना दो, आपने यहां रखा करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर यहां पे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे बाहर की तरफ, मतलब डॉट से शो कर दिया। अब सर्कल की वजह से निकालू, तो क्या बताया था कि करंट अगर सर्कुलेट करेगा तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा कि फिंगर्स जो होंगी वो करंट के डायरेक्शन में और थंब मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को थंब शो करेगा, तो ये इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, दोनों ऐड हो जाएंगी। आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज B ड्यू टू कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, प्लस B ड्यू टू लूप। अब कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2πr। देखो ये सर्कमफ्रेंस से टच हो रहा है,
तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो उतना ही होगा जितना सर्कल का रेडियस होगा। तो म्यू नॉट 2πr प्लस लूप की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2r, दोनों ऐड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन, आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है, उसका रेडियस स्मॉल r है, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर निकालनी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वायर में सेगमेंट्स अलग अलग हैं, एक सेगमेंट ये वाला है, ठीक है, फिर एक सेमी सर्कुलर पार्ट है और दूसरा सेगमेंट ये वाला है। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आएगी वो देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QRS दैट इज सेमी सर्कुलर पार्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ST। अब देखो PQ और ST की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल ये P और ये Q, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है बायोट-सावर्ट लॉ का, वो फॉर्मूला ये है म्यू नॉट IdL sin थीटा डिवाइडेड बाई 4πr², जिसमें sin थीटा जो है वो एंगल होता है किसका, DL क्रॉस R का, DL एंड R के बीच में। अब DL और R क्या है, DL क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इस DL और जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, आप मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, तो DL आपके पास ये हो गया, तो यहां से ये जो R आप बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, उसके बीच के एंगल होता है थीटा। क्या बात समझ में आ गई? तो आप मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास PQ एलिमेंट ये है, आप मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट कर रहे हो, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड आप यहां कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो है इसी डायरेक्शन में R भी बन जाएगा। अब देखो DL और R दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 हो गया। मैं वापस से बोल रहा हूं, जल्दी अगर बोल गया हूं तो देख लीजिए, एक बार सुनिए वापस से। क्या मतलब है, अगर आपके पास एक एलिमेंट है PQ, इस पे आपने करंट के डायरेक्शन में ये DL वेक्टर बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है बच्चा, आप चाहते हैं कि इसी के बिल्कुल सामने एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहां से आप DL से ये R वेक्टर ऐसे लेंगे, ठीक है। अब देखो DL ये वाला और R वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, आप ये इस मार्क से ऐसे 180 मत समझ लेना, 0 डिग्री है। तो अगर 0 डिग्री है तो इस फॉर्मूले में जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां साइन थीटा की जगह साइन 0 रख देंगे। साइन 0 0 होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड PQ की वजह से क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये ST एलिमेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री तो अगेन साइन 180 0। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। बाकी सब कुछ मिटा देता हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको समझ में ही ना आए। तो देखिए तो आपके पास इन दो एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, आपको सेमी सर्कुलर लूप की वजह से निकालना है। तो सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, सेमी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन और हाफ हो जाने वाली है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया क्या, म्यू नॉट I अपॉन 4R, ठीक है, इतना ही नेट आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पलर नहीं, एनसीईआरटी बुक में ही जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहां ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अच्छा, इस कंडक्टर का रेडियस आपको दिया हुआ है A, इस कंडक्टर का रेडियस आपको A दिया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है I, आपको निकालना है एक पॉइंट R पे मैग्नेटिक फील्ड। R एक बार जो है वो आपने A से कम ले लिया और एक बार R A से ज्यादा ले लिया। R A से ज्यादा का क्या मतलब है, A रेडियस है, R A से ज्यादा का मतलब ये है बेटा कि आप मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के बाहर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और R A से कम मतलब ये है कि रेडियस से कम का मतलब है आप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर कैलकुलेट करना चाहते हैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया और उतने डिस्टेंस का हमने सर्कुलर लूप बना दिया। ये सर्कुलर लूप ये दर्शाता है, ये बताता है कि इस सर्कुलर लूप में फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड में यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इतने रेडियस का मैंने सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के अंदर इस कंडक्टर का पूरा करंट आ जाता है। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई, कंडक्टर का करंट तो इसी के अंदर है। हाँ, तो कंडक्टर इस सर्कल के अंदर ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल आपने बनाया है उस सर्कल के अंदर इस कंडक्टर का सारा करंट आ चुका है, दैट इज I, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक मिनट, आधा मिनट और दीजिए, जब अंदर की बात करेंगे तो ये बात बहुत बेटर समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल रहा हूं किस पे, आउटसाइड, बाहर निकाल रहा हूं,
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और रेडियस आर है, ये 1 हो गया। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर निकालनी है। अंदर की कहानी थोड़ी सी अलग है, समझिए। मैं वापस से कंडक्टर बनाता हूं, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। मैंने ये कंडक्टर ऐसे बना दिया, ये कंडक्टर है, ठीक है बच्चा। इसका रेडियस जो है वो ए है, ए है। आप चाहते हैं कि अंदर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो। अब आर डिस्टेंस कौन सा है बेटा? आर डिस्टेंस ये वाला है, यहां से यहां तक, ये वाला आर डिस्टेंस है। अब जितना आपने आर डिस्टेंस ले लिया है उस आर डिस्टेंस का आप सर्कल बना लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल का मतलब क्या है, देखो जरा एक मिनट के लिए। इस जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जा रहा है, ये येलो लाइन से जो मैंने बनाया है वो करंट जा रहा है। अब देखो आप कि इस पूरे कंडक्टर का जो करंट है वो करंट अब इस सर्कल से पास नहीं हो रहा है, इस कंडक्टर से थोड़ा करंट ही पास हो रहा है। आप एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। आप जो सर्कल बना रहे हैं, सर्कुलर लूप बना रहे हैं, उसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि बाहर जब आप बनाएंगे तो उस सर्कल के अंदर कंडक्टर का सारा करंट आ जाएगा। यहां पे इस सर्कल के अंदर सारा करंट नहीं आ रहा, तो करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने कहा कि करंट एनक्लोज्ड, जो करंट अंदर है वो कैसे निकल के आएगा? आप टोटल करंट को, ठीक है, टोटल करंट को आप डिवाइड कर दो किससे? एरिया ऑफ कंडक्टर से। कंडक्टर के एरिया से डिवाइड कर दो। तो जब आप टोटल करंट को कंडक्टर के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट एरिया करंट आ जाएगा। एक यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो आ जाएगा। अब सर्कुलर लूप, ये जो आपने आर रेडियस का बनाया है, इसके अंदर करंट कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें किससे? एरिया ऑफ लूप से। वापस से समझिए दोबारा से। आपको क्या करना है, आपको करंट निकालना है इस लूप से, ठीक है। आपने टोटल करंट को डिवाइड किया किससे? टोटल एरिया से। तो इसमें आपके पास पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकल के आ गया, ठीक है। मान लीजिए, और इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है। लेकिन मान लीजिए इस लूप का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो 5 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे आप? 5 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का तो यहां से निकल के आ गया था, 5 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो लूप के एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा आपके पास। तो देखिए, करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया आई, ठीक है। एरिया ऑफ कंडक्टर, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर आता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू लूप का एरिया, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि कंडक्टर का रेडियस आर नहीं है, सॉरी कंडक्टर का रेडियस ए है, सो इट विल बी पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लूप का रेडियस आर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू आ गई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, बी inside will be equal to mu naught I enclosed divided by 2 pi, और इस बार जो डिस्टेंस है वो लूप का लिया जाएगा, दैट इज स्मॉल आर। आर जो है लूप का डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस है। तो आई एनक्लोज कितना? आई एनक्लोज हमने अभी अभी निकाला है, वो क्या है आपके पास? 2 पाई आर पहले लिख दो, वो वैल्यू है आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। कई बार तो ये फॉर्मूला बेटा आ गया, शायद आपको नजर आ रहा होगा। कई बार आपसे इसका ग्राफ बनवाया जाता है कि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये बी, ये आर, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि करंट इंक्रीज होगा सरफेस और कंडक्टर तक, उसके बाद रेडियस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन के बेसिस पे ही है ये पूरा। आप क्या करें, पहले बाहर के लिए वैल्यू ले ले, उसके बाद अंदर के लिए वैल्यू ले ले। ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, या चलो कर ही देते हैं। आपके पास एक कंडक्टर, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो ए है, ठीक है। आप करंट आई फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का a/2 अबव द सरफेस और a/2 बिलो द सरफेस, ठीक है। a/2 अबव द सरफेस की बात करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां निकाली a/2 पे, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ गई, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई इंटू सेंटर से उस पॉइंट तक का रेडियस कितना है, दैट इज a प्लस a बाई टू, सो इट विल बी 3a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a, ये हो गई 1। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चाहिए, तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट I एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कौन सा रेडियस, आपको यहां से यहां तक अंदर कितने अंदर निकालना है, आपको अंदर निकालना है a बाई टू, तो आपके पास क्या आ गया a बाई टू। अच्छा, एनक्लोज्ड करंट कितना आएगा, तो देखिए I एनक्लोज्ड तरीका वही है, टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड मारो, टोटल करंट I, टोटल एरिया पाई a स्क्वायर, ठीक है, और इनटू लूप का एरिया कितना, पाई a स्क्वायर बाई टू, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया I बाई 4। इतना करंट इसके अंदर है, 2 से 2 कैंसिल, सो म्यू नॉट I अपॉन पाई इंटू a इंटू 4, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये सेकंड वैल्यू, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड मार दीजिए, रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी अलग अलग है, डिस्कस करते हैं फटाफट। देखिए एन इलेक्ट्रॉन, यहां हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे ये। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। हमेशा याद रखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने का तरीका क्या है कि ये फोर्स को, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को शो करेगा। क्या क्लियर हो गई बात? अब करंट को शो करती है ये वाली फिंगर करंट को शो करती है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हो, आप उसके उल्टा डायरेक्शन लीजिए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, नेगेटिव एक्स में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, प्लस वाई में, ठीक है। आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, देखो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स अंदर, और अंदर होता है -z, आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट वन, एक कंडक्टर है, सॉरी एक चार्ज है, उसकी वैल्यू ये है। अब फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और F इजिकल टू, अगर आप यहां पे वेक्टर फॉर्म लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्यू वी क्रॉस बी, आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। और क्योंकि ये I और K की फॉर्म में दिया है तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिख ली यहां पे। आपको निकालना है फोर्स की वैल्यू, तो देखिए F इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड। अब देखो V दिया हुआ है, तो V की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो मैंने क्या किया, I कैप लिख दिया। चलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 3I कैप प्लस 0.4 K कैप, तो मैंने यहां लिखा 0.3 I कैप प्लस 0.4 K कैप। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है, तो ये तो होगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो F इजिकल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 4 जा 12 मींस 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, motion of charged particle in uniform magnetic field. Basically we are going to discuss about the trajectory of charged particle, ठीक है। इसके दो केसेस बनते हैं, एक केस ये बनता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है, परपेंडिकुलर एंटर होता है मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो केस, तो क्या क्या सिचुएशंस होंगी, उसका रेडियस क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, उसका स्पीड क्या होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 नहीं है तो क्या होगा, पहली चीज, जब भी पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा नोट्स में जाके, या आपने जो भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उनमें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन करने लग जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ए प्रोटॉन। अब देखो इसके 4-5 फॉर्मूले हैं, आप सीधे सीधे वो फॉर्मूले याद कर लीजिए तो आपके पास काम हो जाएगा कि अगर पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियस आएगा दैट विल बी mv बाई क्यूबी आएगा, ठीक है। रेडियस के अलावा इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला 2 m बाई क्यूबी होता है। फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, क्यूबी बाई 2 m होता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो इसमें यूज हो जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और
मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वो बता दिया कि वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। आपको बताया है कि कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं बच्चा तो चार्ज दोनों का सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है ही, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ गए बच्चा, जल्दी से बताओ। अभी बताओगे कैसे यार, पता नहीं कब देखोगे ये वीडियो। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जिसका मास ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका मास कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा होगी। वापस से बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट वन इज proton is accelerated through potential difference v subjected to uniform magnetic field acting to the velocity if potential difference is doubled radius पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो भाई, अब एक और फॉर्मूला मतलब दो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं नए फॉर्मूले। r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, आप जानते हैं, आपने फॉर्मूला लिखा r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। आप ये जानते हैं कि एम वी को हम मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है कि मोमेंटम को लिखा जाता है 2 किलोमीटर, किलोमीटर मींस के रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को और एम रिप्रेजेंट करता है मास को, तो 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, और जब भी बात होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है क्या, ईवी। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई आप जानते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो ये वैल्यू आई है आपके सेकंड चैप्टर से, जहां पे फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है तो चार्ज की जगह आप ये e लिख देंगे, तो ev इज इक्वल टू डब्ल्यू। और इसी वर्क डन की वजह से क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ev के इक्वल होता है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ev इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब इस केस में देखिए क्या बोला है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो, और उसी प्रोटॉन को आपने सेकंड टाइम भी यूज किया तो चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड है ही सेम, मास भी सेम, और ई अगेन चार्ज है वो सेम, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट वी के। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आपने v अप्लाई किया है, एक बार 2v अप्लाई किया है, दोनों इक्वेशंस बना लीजिए, ये r1 हो गया, सॉरी ये v1 नहीं v हो जाएगा, r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2v, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों को डिवाइड मारो, आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, आपको रेडियस बताना है, तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए सीधे सीधे, R इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास डिवाइडेड बाय Q इनटू B। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, सीधी सी बात है, 4 प्रोटॉन को मिला के एक अल्फा पार्टिकल बनाया जाता है, और अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन के 2 टाइम्स के इक्वल होता है, 2 गुना प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ये वाली इक्वेशन आपने फॉर एग्जांपल बना ली किसके लिए, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के लिए, ये प्रोटॉन का रेडियस आ गया। ठीक है, अच्छा आप अब अल्फा पार्टिकल के लिए बना लीजिए, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा 2 ke, क्योंकि ke तो दोनों के लिए सेम है, बोला ही गया है क्वेश्चन में, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू बी। आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि बच्चा यहां पे भी अटक जाता है इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है, मास को 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को डिवाइड मारो, आपके पास रेडियस आ जाएगा, दोनों का रेडियस भी सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो आपको सब पता है रेडियस की वैल्यू वही होने वाली है क्या, 2 काइनेटिक एनर्जी 2 किलोमीटर डिवाइड बाई क्यू बी, वो रूट आ गया यहां पे, ऊपर न्यूमरेटर में रूट होता है बस। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेशियो। तो देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दुगना होता है मास ऑफ ड्यूट्रॉन के, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रोटॉन के रेफरेंस से याद रखिए, प्रोटॉन का रेफरेंस क्या, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से, ड्यूट्रॉन का मास 2 गुना होता है प्रोटॉन के मास से, तो सीधी सी बात है अल्फा पार्टिकल का मास 2 गुना होगा ड्यूट्रॉन के मास से। ठीक है, अच्छा और दूसरी चीज, जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होगा चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन के। तो आप देखिए जैसे पहले अपन ने इक्वेशन बनाई वैसे ही 2 इक्वेशंस बनाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले मैं इक्वेशन बना देता हूं किसकी, ड्यूट्रॉन की। ठीक है, ड्यूट्रॉन में मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन 1 लिख दीजिए, फिर अल्फा पार्टिकल देखिए 2 काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू बी, तो अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय
टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू बी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दूसरे को पहले से डिवाइड मारिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द पिच ऑफ चार्ज पार्टिकल। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए। देखिए जरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है, इसकी वेलोसिटी v है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से, ना तो ये कंप्लीटली सर्कुलर मोशन करेगा और ना ही ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हेलिकल मोशन करने लग जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये किया आपने, एक कंपोनेंट ये किया, ये आपके पास v sin थीटा आएगा और ये v cos थीटा आएगा। ठीक है, अब आपको पिच निकालनी है। तो पिच बेसिकली क्या होती है, पिच होती है आपको डिस्टेंस इन वन सर्कुलर रोटेशन। एक सर्कुलर रोटेशन लेने में, चार्ज पार्टिकल ने एक सर्कुलर रोटेशन लिया, उस रोटेशन में लेने में वो कितना आगे निकल गया, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा यहां पे, डिस्टेंस आपके पास ये सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या ये डिस्टेंस 2πr होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है, लेकिन क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है, दैट कंपोनेंट इज v cos थीटा, सो इट विल बी 2π mv cos थीटा डिवाइडेड बाय qb। जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है कंपोनेंट वो साइन थीटा है, जो आगे लेके जा रहा है वो v cos थीटा है, सो इसका जो बेसिकली पिच आएगा वो 2π mv cos थीटा बाई qb। ये बेसिकली पिच का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट 4 एम्पियर, प्रोटॉन मूव कर रहा है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से पैरेलल टू द वायर, वायर के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन एंड स्पेसिफाई डायरेक्शन। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, और एक प्रोटॉन जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस पे है, 0.2 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल भी है अपोजिट भी है, कैसे देखिए, पैरेलल का मतलब है कि इस वाली एक्सिस पे कहीं जा रहा है, इस वाली एक्सिस पे। ठीक है, इस वाली एक्सिस पे कहीं मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस वाली एक्सिस पे कहां जा रहा है बेटा, इस वाली एक्सिस पे अपोजिट जा रहा है, इस तरह से। अब इस प्रोटॉन की स्पीड कितनी है, स्पीड आपको दी है, v गिवन है, चार्ज इसका गिवन, प्रोटॉन का चार्ज मालूम होता है आपको निकालनी है कि इस पे फोर्स कितनी होगी। तो जैसे ही बच्चा ये पढ़ता है कि पैरेलल है अपोजिट है, तो आप बच्चे को ये पता है कि जब पैरेलल की बात आती है तो वो वहां साइन 0 हो जाता है, और साइन 0 तो फोर्स 0। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जब आप इसकी वजह से या मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, वहां राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर एंगल 90 डिग्री का है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F = B नहीं, QVB sin थीटा। ठीक है, अब देखिए F = चार्ज दिया हुआ है आपके पास, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 होता है, V वेलोसिटी दी हुई है 4 × 10⁻6। अब B कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है लेकिन निकाल लो आप। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। म्यू नॉट कितना, 4π × 10⁻6,
ठीक है, आई की वैल्यू आपको 4 एम्पियर दी हुई है, तो 2 पाई इंटू आर जो है 0.2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला रखा, मल्टीप्लाई किया, फोर्स की वैल्यू निकाल लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, ये क्या आ गया, चलिए नेक्स्ट वन इज, आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप वायर दिया हुआ है आप, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला की है। आपको बताना है कि CD सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये देखो आप कि CD सेगमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बना रहा है। CD सेगमेंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ये जो वायर है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला एंगल जो फॉर्म करेगा दैट विल बी हैविंग एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म करेगा बेटा, इट विल गोइंग टू फॉर्म 60 डिग्री एंगल। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्या, F इज इक्वल टू BIL साइन 60। यहां BIL, वहां QVB, क्यों, वहां पे आप चार्ज पे फोर्स निकाल रहे थे, यहां आप कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हो जिसकी कुछ लेंथ है, तो फॉर्मूला BIL साइन 60 हो जाएगा। यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एक रेक्टेंगुलर लूप है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर का, और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। क्वेश्चन मेन ये है, हट जाता हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन बेटा मेन ये है कि आपको फोर्स निकालनी है रेक्टेंगुलर लूप पे विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में बहते हुए करंट को आप लिख लीजिए I1, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में बहते हुए करंट को आप I1 लिख लीजिए, I1 से डिनोट कीजिए, ठीक है। चलिए, और लूप में बहते हुए करंट को आप I2 लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। चलो, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से पास वाले जो वायर है, जो पास में जो भी वायर हो उसके डिस्टेंस को आप R1 लिख लो, और दूर वाले वायर के डिस्टेंस को आप R2 लिख लो। ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां जो बनेगा वो R2 लिख लो, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो फोर्स इस कंडक्टर की वजह से इस लूप के सिर्फ 2 आर्म्स पे लगेगी, एक तो BC और एक AD। ये जो CD और AB पे जो फोर्स है वो जब लगेगी फोर्स इन दोनों पे, तो दोनों की फोर्स इक्वल और अपोजिट होगी, तो ये कैंसिल कर देगी। इक्वल भी होगी, अपोजिट तो होगी ही होगी, इक्वल भी होगी। अगर मैं BC मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाले सेगमेंट की बात करूं तो इन पे फोर्स अपोजिट होगी बट इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। BC का डिस्टेंस अलग है और AD का डिस्टेंस अलग है। वहीं बात करूं AB और CD की तो इनके डिस्टेंस भी सेम है, तो इस वजह से आप AB और CD की वजह से फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे आप BC और AD पे, ठीक है। तो देखिए इधर, यहां पे हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो यहां पे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, इसमें BC में करंट नीचे जा रहा है, AD में करंट ऊपर आ रहा है, तो अब आप जो फोर्स निकालेंगे, फोर्स भी दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। कैसे? अगर मैं इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने की वजह से इस वाले इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसका मतलब पूरे में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई। बहुत बढ़िया। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, लेफ्ट हैंड ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, तो लेफ्ट हैंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट का डायरेक्शन नीचे, इस वाले में BC में करंट का डायरेक्शन नीचे है, फोर्स इधर लगी तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, फोर्स ऑन BC। चलो AD पे निकालो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स इधर लगेगी, फोर्स ऑन AD। तो देखो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करते हैं,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स जो निकल के आएगा विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन BC माइनस फोर्स ऑन AD। हाँ ऐसा ही करोगे, पास वाले वायर पे जो फोर्स लग रही है उसमें से दूर वाले वायर पे की फोर्स आप माइनस कर दोगे, क्योंकि पास वाली फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहां लिखा क्या, म्यू नॉट I1 इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, I2 लूप का करंट, L BC का, BC की लेंथ L डिवाइडेड बाई 2π। अब देखो BC से कंडक्टर तक का डिस्टेंस R1 लिया है आपने, R1 माइनस म्यू नॉट I1 I2 L, चाहे AD की लेंथ लो या BC की लो, L तो सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2π R2। AD से इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर तक का डिस्टेंस R2। बहुत कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन, म्यू नॉट कॉमन भैया, I1 कॉमन, I2 कॉमन, L कॉमन, 2π कॉमन, क्या बचा अंदर, R1 माइनस R2। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख पाओ तो ये भी कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। अब आपसे एक और चीज पूछे, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, लूप कहां मूव करेगा। कई बार तो पूरा न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, यही पूछ लिया जाता है कि एक लूप दिखाया जाएगा आपको और एक कंडक्टर रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि लूप कहां मूव करेगा। तो आप कुछ भी मत कीजिए इस केस में, कुछ भी ना करें, सब छोड़ के चले आए, नहीं छोड़ के मत आओ, समझो बात को। देखो क्या है, आप देखो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर पे करंट इस डायरेक्शन में है और जो उसके पास वाली ब्रांच है उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो वो हमेशा रिपेल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के करंट मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किया करते हैं, तो इसका मतलब है ये इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लूप मूव कर जाएगा अवे। सर क्या AD पे फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन क्योंकि AD पे लगने वाला फोर्स कम है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, तो वो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा। जहां पहले मान लीजिए फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का इस पे, तो रिजल्टेंट लूप पे जब आप फोर्स लोगे तो हो सकता है 5 न्यूटन लगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अवे ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार आता है कि लूप ऐसे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऐसे, लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो आप देखो कि पास वाले वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के करंट अट्रैक्ट करते हैं तो लूप इधर मूव करेगा। पास वाले ब्रांच पे या पास वाली आर्म पे करंट का डायरेक्शन देखिए, बस काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा परेशान कर देते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान जाने क्या ही गड़बड़ हो गई। देखो पूछा है दो, मैं पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। दो स्ट्रेट करंट कंडक्टर हैं, एक तो P है और एक Q है। P के पास करंट है 10 एम्पीयर, इधर लिखा हुआ है, और Q के पास करंट नहीं है, I है, मतलब है I है, अननोन है, और बीच में एक वायर है जो कि R से रिप्रेजेंटेड है। इस वायर में जो करंट है वो 4 एम्पीयर का है, और आपको ये बताना है कि मतलब कौन सी, और एक चीज और है कि नेट फोर्स जो इस वायर पे लग रही है वो P की तरफ लग रही है, इस तरफ आ रहा है ये वायर। तो आपको ये 3-4 ऑप्शंस में से एक बताना है कि क्या हो सकता है बेसिक आंसर इसका, ठीक है। कि करंट I जो है वो अपवार्ड नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा ऊपर, ऊपर जा सकता है भाई। देखिए अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनी, अंदर, ये ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगी। जीरो तब हो जाएगी जब आपके पास करंट भी सेम हो और ये दोनों, ये जो कंडक्टर है वो रखा भी ऊपर ही हो, मतलब बीच में हो, तो बीच में रखा होगा तो डिस्टेंस भी सेम, करंट भी सेम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी और अपोजिट की वजह से माइनस हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। करंट I कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 इन अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड हो ये जरूरी नहीं है, और 0 से ज्यादा होगा, एनी मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। एनी का मतलब क्या, 10,000 एम्पीयर करंट हो जाएगा, तो ये भी गलत है।
करंट की वैल्यू 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन पे अभी डिस्कस करेंगे। 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो आर पे लग रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स की बात करेंगे, फोर्स लग रही है ना, फोर्स जो आर पे लग रही है किसकी वजह से, पी की वजह से, क्या वो ज्यादा है बेटा जो फोर्स आर पे लग रही है क्यू की वजह से? हाँ जी सर ज्यादा तो है, तो ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू लिखो। फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नॉट करंट इन आर करंट इन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस आर और पी के बीच का। ज्यादा है किससे, म्यू नॉट करंट इन आर करंट इन क्यू डिवाइडेड बाई 2r और 2 पाई और डिस्टेंस जो r और q के बीच का है। म्यू नॉट से म्यू नॉट, r से r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ठीक है, चलिए आपको करंट किसका निकालना है, q का निकालना है, तो बाकी सारे टर्म इधर ले आइए। तो ip की वैल्यू कितनी है, p में करंट है 10 एम्पियर, बहुत बढ़िया। r और q के बीच का डिस्टेंस कितना है, r और q के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, R और P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R और P के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ज्यादा होगा किससे, I Q से। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसको करूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स हो गया और ये 5 टाइम्स, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। इसका मतलब 15 एम्पियर ज्यादा होगा किससे, IQ से। कहने का मतलब है IQ की वैल्यू जो है वो 15 एम्पियर से कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और हमारे पास ये ऑप्शन ये है, 15 एम्पियर से ये वैल्यू कम होने वाली है। चलिए नेक्स्ट वन, स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, L लेंथ है, मास M है, सस्पेंड किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बाई पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन ये, 2 स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, और एक रॉड उससे लटका दी। इस रॉड का मास m, लेंथ l। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों जो स्ट्रिंग है उस पर कुछ टेंशन मतलब फोर्स डालेगा। कितनी फोर्स डालेगा, mg। उसकी वजह से इन स्ट्रिंग्स पे तनाव आएगा। ये बोला गया है कि हम कितनी इस पे करंट इसमें कितना फ्लो करवा दे जिसकी वजह से इनके ऊपर से टेंशन खत्म हो जाए। इनके ऊपर से तो टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम में तो टेंशन मिल गई भैया, इसकी करंट से टेंशन का क्या लेना देना है, लेना देना है। देखो भाई साहब समझो कि मान लीजिए मैंने करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया, ठीक है, और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, इस वायर पे फोर्स कहां लगेगा, फोर्स यहां पे लगेगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स। बी से मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। तो अगर ये mg मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए तो क्या उस कंडीशन पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी, और नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इन पे लगने वाला टेंशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सॉरी mg, ये कुछ भी नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैं मिटा देता हूं यार, है ना, बच्चा फालतू में कुछ भी नोट कर ले। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना, BIL साइन 90। 90 क्यों लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन इधर। ठीक है, 90 इज इक्वल टू mg। आई आपको निकालना है तो mg अपॉन BL है, कुछ mg अपॉन BL है। बढ़ते हैं आगे। सोलेनॉइड, भैया देखो ये क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि इसमें सिर्फ आप वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, यहां पे आपके पास सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 1500 और लेंथ दी हुई है इतनी, तो पहले डिवाइड करके स्मॉल n निकाल लेना। I आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है,
आई दिया हुआ है, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अब उसके अलावा क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कैलकुलेट करनी है क्या मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से निकल आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके अंदर इस स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस, आपको निकालनी है कि फोर्स क्या होगी इस पे। बेसिक सी बात है कि फोर्स कितनी निकल के आएगी, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका, सोच लेना एक बार कैलकुलेट करने से पहले। चलिए नेक्स्ट वन, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। समझिए इस चीज को बेटा कि इस चैप्टर में ये जो लास्ट का पोर्शन है टॉर्क वाला या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये, ठीक है, या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। इंपॉर्टेंस चैप्टर की यहां से बढ़ जाती है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसकी चैप्टर की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। एक स्क्वायर शेप आपके पास कॉइल है, एरिया दिया हुआ है, 200 टर्न है, करंट दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, एंगल दिया है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। इसमें एम मैग्नेटिक मोमेंट है जिसकी वैल्यू होती है बेटा कैपिटल एन आई ए बी साइन थीटा। बस एक चीज आपको याद रखनी, देखो कैपिटल एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, बी दिया है, साइन थीटा, सब रख के आप आंसर निकाल लेंगे। क्या इतना आंसर सस्ता, इतना इजी क्वेश्चन देगा सीबीएसई? दे सकता है, बट एक ट्रिक है इसमें। वो ट्रिक ये है कि आपको जो एंगल दिया है किसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, आपको टॉर्क निकालनी है जब वो 60 डिग्री बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, जो लूप जो है सर्कुलर लूप 60 डिग्री बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, उसका प्लेन बना हुआ है। हमेशा याद रखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें आप जब टॉर्क की वेक्टर फॉर्म लेंगे तो ये आप लेंगे एन आई, यहां पे बी ए क्रॉस बी साइन थीटा हटा देंगे। अब ए क्रॉस बी से मतलब क्या है, ए एरिया वेक्टर है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखो हमेशा लूप प्लेन से एंगल नहीं लिया जाता, उसके एरिया वेक्टर से लिया जाता है। तो प्लेन से आप परपेंडिकुलर बनाओ, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो अगर आप प्लेन से 60 डिग्री एंगल है तो एरिया वेक्टर से 30 आएगा एंगल। तो एंगल इंपॉर्टेंट है, यहां पे थीटा 60 नहीं लिखा जाएगा, 30 लिख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये गलती बच्चा मेजरली करता है इस केस में, आप मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, टॉर्क मैक्स जो है, टॉर्क दिया है मैक्सिमम का हाफ, आपको एंगल बताना है, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है क्या, एम बी साइन थीटा, इतना दिया है और मैक्सिमम वैल्यू का ये हाफ है, ठीक है। तो टाउ मैक्स कितना होता है, टाउ मैक्स होता है एम बी साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क लगती है, ठीक है। तो और टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाई 2, तो टाउ एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन 90 तो 1 होता है बाई 2 हो गया, एम बी से एम बी कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन दिया है। मैं आपको सत्य बताऊं, केस स्टडी में ऐसा कुछ भी पढ़ने लायक नहीं होता जिससे उसके आंसर्स को देने में आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। आप सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आप यहां पे पढ़ें भी तो रेक्टेंगुलर लूप है, करंट आई फ्लो हो रहा है, एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ क्या दिया है, वाई डज द, अब क्वेश्चन का लूप स्टडी के पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं होता, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। हमेशा याद रखो बेटा, वापस से बोल रहा हूं कि केस स्टडी के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका केस स्टडी के पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में आप सीधे क्वेश्चंस स्टार्ट किया करो, केस स्टडी पढ़ने में टाइम वेस्ट मत किया करो। चलिए देखिए, व्हाई डज द लूप एक्सपीरियंस टॉर्क बट नो नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसके जो आर्म्स हैं उसमें
अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से इस पे फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल लगता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, टॉर्क लगता है इस पे, ठीक है। एट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप विल टॉर्क बी मैक्सिमम, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है। साइन की वैल्यू जिस भी एंगल पे मैक्सिमम होगी टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा आपको। अब साइन की वैल्यू कितने पे मैक्सिमम होती है आप देख लो। टॉर्क चेंज कितना हो जाएगा अगर हम करंट को बदल दें तो देखो आप, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, और इस एम को जब आप ओपन करोगे जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसको हम लिखते हैं एन आई ए और बी साइन थीटा एज इट इज। करंट बदलोगे, डबल करोगे, टॉर्क डबल हो जाएगा, फॉर्मूले से समझ में आ गया। एरिया को हाफ कर दो तो टॉर्क हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया अगर हाफ किया तो टॉर्क भी हाफ। फिजिकल क्वांटिटी बतानी है उसका जिसका डायरेक्शन जो है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए हुज डायरेक्शन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क के डायरेक्शन को शो करे। तो टॉर्क का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लूं तो m क्रॉस b जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म देता है। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा, दैट यूनिट वेक्टर होगा, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ज्यादातर प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस आते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे, ठीक है। डायग्राम तुमसे ऐसा नहीं बनवा लेंगे डायग्राम, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, तो टॉपिक आप ठीक से पढ़ लीजिएगा एक बार। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस और इसके कन्वर्जन के क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहां पे करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया भैया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा के। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर होगा ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। देखो इधर वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन क्या होता है, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने करंट सेंसिटिविटी को डबल कर दिया है, क्या बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, ठीक है, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NAB अपॉन K। आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के आपने अगर करंट सेंसिटिविटी को डबल कर लिया है, तो उस कंडीशन में अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं बेटा, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ा होगा, क्योंकि एरिया तो आपने चेंज किया नहीं, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया है, एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया है तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। वापस से थोड़ा स्लो करके बता देता हूं इसको, समझो जरा। एक तो होता है कि सेम वायर है उसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने, सेम वायर में बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपने एरिया छोटा कर दिया होगा। बड़ा आपने अगर एक वायर से एक टर्न लिया है तो बड़ा लूप बनेगा, दो टर्न तो छोटा लूप बनेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आपने क्या किया है कि आपने नंबर ऑफ टर्न से बढ़ाए तो उस कंडीशन में एरिया छोटा कर दिया। लेकिन एरिया अगर इस केस में कांस्टेंट है तो इसका मतलब है आपने एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किया है। एक्स्ट्रा मटेरियल अगर यूज होगा तो वहां रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा है 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, कैंसिल हो गए, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो इतना देता है आपको। नहीं, आपको ये क्वेश्चन है, इसको आप हटा दीजिए। क्वेश्चन ये बताया गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज इतना। आपको एमीटर बताना है जिसका रेंज 0.5 है। तो शंट का आपके पास फॉर्मूला है, शंट का फॉर्मूला होता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इनटू गैल्वेनोमीटर करंट डिवाइडेड बाय I माइनस IG, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें IG गैल्वेनोमीटर करंट है और I जो है, जो करंट हमने दिया है वो है। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपको 50 दिया हुआ है, IG की वैल्यू 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ सॉरी 6 लिखवाया था, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 0.5 माइनस 2 इंटू 10⁻³ ठीक है।
सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास शंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। अगेन सेम क्वेश्चन है, आपके पास इस बार गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है वो 40 ओम दिया हुआ है, करंट आईसी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर रखिए और यहां से रेंज कैलकुलेट कर दीजिए। तो बच्चा लोग यहां पे लास्ट होता है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके जितने भी सेक्शंस से क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने बना दिए। वापस से समराइज अगर करूं, इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जो है वो स्टार्ट होता है फोर्स से, फोर्स वाले क्वेश्चन से, फोर्स ऑन करंट कंडक्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक बहुत ठीक से 3-4 बार रिपीट कर दीजिए। डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।